हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में, एक नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने कल का लेक्चर भी देखा होगा, पसंद आया होगा। थोड़ी सी बैक ऑफ द स्क्रीन प्रॉब्लम थी, स्क्रीन वाइट हो जा रही थी, लेकिन आज की इस वीडियो में उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करेंगे। आपका जैसा भी रिस्पॉन्स हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी, ठीक है। आज उसी बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पदार्थ कणों के कुछ गुणों के बारे में, जिनको हम कह रहे हैं कि इनकी ये अभिलाक्षणिक गुण हैं, ठीक। अब अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर वो गुण, उनके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन जो भी हमारे पदार्थ है, जो भी हमारे मैटर हैं, उनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाए जा रही हैं, कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर सिंपल देखा जाए तो इनमें 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। पहला होता है कि किसी भी पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। मतलब इनके आपस में कुछ खाली जगहें पाई जाती हैं। रिक्त स्थान होने के साथ साथ इनके जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गतिशीलता दिखाते हैं। ये लोग निरंतर घूमते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ इनमें परस्पर आकर्षण भी होता है। तो ये 3 गुण हैं जो किसी भी मैटर या किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में पाए जाते हैं। पहला कि इनके कणों के बीच में प्रॉपर स्पेस होगा, प्रॉपर रिक्त स्थान मौजूद होगा। दूसरा कि इनके जो भी कण होंगे वो निरंतर गति कर रहे होंगे, निरंतर गतिशीलता दिखा रहे होंगे। और तीसरा कि उनमें आकर्षण पाया जाएगा, वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे या तो रिपेल कर रहे होंगे, ठीक। आकर्षण की बात की है, मतलब एक दूसरे को आपस में खींच रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। तो इन तीनों चीजों को आज हमको देखना है। आज की इस वीडियो में इन 3 बातों पे हम फोकस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, वो है हमारा रिक्त स्थान के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रिक्त स्थान, और उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान मौजूद होते हैं, जिनको हम एम्प्टी स्पेस कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमने आपको पोटेशियम पर मैग्नेट वाला एग्जांपल दिया था, नमक वाला एग्जांपल दिया था, चीनी वाला, डेटॉल वाला। तो इसमें हो क्या रहा था, सिंपल में जरा देखिए कि आपने एक कंटेनर में, एक बीकर में पानी डाला है, ठीक है। आपने एक बीकर में पानी रखा है और इस पानी में आप चीनी डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रहे हो। तो वो एट द एंड, अंत में जा करके इनके कणों में कहीं ना कहीं छुप जा रहा है और आपको वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हो तो यही रहा है। आपने चीनी डाली, आपने नमक डाला, आपने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला। पोटेशियम पर मैग्नेट तो चलो आपको वो रंग दिख जा रहा है, वो कलर दिख जा रहा है, लेकिन उसके जो कण हैं, उसके जो आपने पोटेशियम क्रिस्टल डाले थे वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से आपको चीनी या फिर शुगर, चीनी है, नमक है, उसके क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि वह इस पानी के अंदर घुल चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब होता क्या है कि ये पानी भी कहीं ना कहीं कणों से मिलकर के बना होगा कि नहीं बना होगा? कणों से मिलकर के बना होगा, ठीक। तो अब इन, मान लो कि ये पानी के कण थे, इन पानी के, मान लो ये 1 2 3 4 पानी के कण हैं। तो देखो इन 4 पानी के कणों के मिलने के बावजूद भी थोड़ा सा स्थान खाली रह गया कि नहीं रह गया? तो यही जो रिक्त स्थान है, इसी में आकर के कौन बैठ जाएगा? चीनी या फिर नमक का हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो बैठ जाएगा आकर के, या फिर जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूल होगा तो उसका कण होंगे वो आकर के बैठ जाएंगे। तो इनके कणों के बीच में मौजूद जो रिक्त स्थान है, इसी को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। देखो, इंटर का मतलब होता है कि बीच में, किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के, मतलब 2 कणों के बीच में मौजूद स्थान, 2 कणों के में मौजूद स्थान, 2 कणों के बीच में जो मौजूद स्थान होता है उसी को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और इन्हीं रिक्त स्थान, इन्हीं कणों के बीच में आकर के बाकी जो पदार्थ के कण हैं वो आकर के इसमें छिप जाते हैं, इसीलिए वो आपको दिखते नहीं है। क्योंकि आप मॉलिक्यूल के बीच के स्पेसेस की बात कर रहे हो, वो तो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। जरा मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ सही आ रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो सही आ रहा है।
चलो अब देखो, उदाहरण के लिए लिखा है मैंने, जैसे नमक, शक्कर, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट को जब पानी में घोला जाता है तो उनके कण पानी के कणों के बीच में खाली स्थानों में समा जाते हैं। मान लीजिए ये वो पानी के कण थे और इनके बीच में कौन समा गया, इनके बीच में चाहे वो नमक था, चाहे वो शक्कर था, चाहे वो डिटॉल था, पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे वो आकर के इसमें समा गए, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लें तो जैसे कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो इसमें जो भी हम चीनी डाल रहे हैं चाय में, या हम चाय पत्ती डाल रहे हैं, या हम नींबू डाल रहे हैं, तो इन नींबू का रस वगैरह डाल रहे हैं, तो ये जैसी सामग्रियां जो है ना वो पानी के कण के बीच में, ठीक, पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें ये समावेशित हो जाती हैं। हो वही काम रहा है, बस एग्जाम्पल अलग अलग है। मतलब सिंपल बात ये है सर जी कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी कण होंगे, उनके बीच में मौजूद होगा रिक्त स्थान। किन्हीं भी पदार्थों के कणों के बीच में क्या मौजूद होंगे, रिक्त स्थान मौजूद होंगे, और उन रिक्त स्थानों में आकर के हमारे ये जो कण है वो आकर के उसमें क्या हो जाएंगे, समावेशित हो जाएंगे, उसमें आकर के समा जाएंगे और वहां पे वो छुप जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या मौजूद होता है, रिक्त स्थान मौजूद होता है। तो यह सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि पदार्थों के कणों के मध्य पर्याप्त खाली जगह होती है। देखो ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी मात्रा में जगह हो, पर्याप्त खाली जगह होती है जिसमें दूसरे पदार्थ के कण आसानी से मिल सकते हैं, फिर आसानी से छुप सकते हैं, समावेशित हो सकते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो कि कोई भी पदार्थ होते हैं उनके बीच, उनके कणों के बीच में, किनके, उनके कणों के बीच में मौजूद होता है रिक्त स्थान, और उस रिक्त स्थान को एम्प्टी स्पेस या फिर इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं। देखो इंटर का मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसी को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन्हीं स्पेस में, इन्हीं रिक्त स्थानों में आकर के कौन बैठ जाएगा, जो दूसरे कण होंगे आकर के इसमें आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से छुप सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट था कि पदार्थ के कणों में कि जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उसमें पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या मौजूद होता है, रिक्त स्थान मौजूद होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखो रिक्त स्थान के बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है निरंतर गतिशीलता। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग डाल लीजिएगा, सेकंड नंबर करके निरंतर गतिशीलता, और उसमें लिखिएगा आप लोग कि पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो कोई भी पदार्थ के कण होंगे वो कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर रुके रहेंगे, नहीं, वो हमेशा गति करते रहेंगे, भले ही वो एक जगह पर खड़े होकर के ही गति क्यों ना कर रहे हो। जैसे कि देखो अगर मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपने स्थान से इधर उधर हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, ठीक, मतलब मैं स्थान बदल रहा हूं, मतलब मैं गति कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे अपने स्थान पर ही खड़े रहकर गति करनी है तो देखो मैं गति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, भले ही मैं अपने स्थान पर हूं लेकिन अपने स्थान पर मैं हिल डुल रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। अगर हिल डुल रहा हूं, थोड़ी सी भी मूवमेंट हो रही है तो उसको कहेंगे कि कोई भी पदार्थ के जो कण होंगे वो कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक, और उसी गतिशीलता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी गतिशीलता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, या इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, मतलब किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए उनमें क्या उत्पन्न हो रही है, गतिज ऊर्जा, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी बोला गया है। अब किसी भी चीज के काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा या घटा भी सकते हैं और वह निर्भर करता है उसके तापमान के ऊपर। मतलब कि अगर हम किसी भी कण को तापमान में एक्स्ट्रा ऊर्जा प्रदान करें तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल में पॉपकॉर्न देखा है ना, हाँ, पॉपकॉर्न को जब कभी आप तवे पे रख करके बनाते हो तो फूटता है कि नहीं फूटता है, तो मतलब उसका जो पिछवाड़ा होगा वो जल रहा था,
सिंपल में समझा रहे हैं हम कि उसको एनर्जी मिली तो वो फूटा कि नहीं फूटा। तो सिंपल यही हम कहना चाह रहे हैं कि सर जी अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोग घर में सुस्त पड़े हुए, आज संडे का दिन है, मस्त आप लोग सोए पड़े हुए हो, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक। लेकिन अभी मम्मी कह दे कि आज पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, तो देखो मम्मी पकौड़ी बनाने जा रही है, उसको खाओगे आप, आपके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं तापमान का लेना देना है किसके लेकर के, काइनेटिक एनर्जी को लेकर के। मतलब कि वही है, अगर आपको अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल में एग्जांपल आप और सुन सकते हो, जैसे कि जब घर में कुछ खाना बनता है, ठीक है, मान लो मम्मी आज बहुत अच्छे मूड में थी तो उन्होंने कुछ बनाने का सोचा और उन्होंने कहा चलो पनीर की सब्जी बनाते हैं, ठीक। अब देखो मान लो पनीर की सब्जी अगर ठंडी ठंडी रखी हो तो उससे स्मेल आएगी क्या, नहीं। लेकिन अगर वही पनीर की सब्जी बन रही हो, ठीक है, मसाले गर्म हो रहे हैं, पानी पड़ रहा है, उसमें से दाल में तड़का लगाया जा रहा है, तो वो स्मेल आपके पास आती है कि नहीं आती है, भले आप कमरे में रह करके पढ़ाई कर रहे हो। तो इसका मतलब कि तापमान जब जितना ज़्यादा दोगे आप तो उसमें क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा देगी वो, और गतिज ऊर्जा के कारण जो हमारे कण है, जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो और गतिशील हो जाएंगे और तेजी से मूवमेंट करेंगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। और इसी ऊर्जा का एक कह सकते हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन या विसरण। हमने आपको डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस दोनों समझा चुके हैं, हम परासरण विसरण समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम विसरण समझा दे रहे हैं। फिर से क्या होता है, देखो सिंपल में जब हम वहां पढ़ रहे थे विसरण के बारे में, तो मैंने कहा था कि कोई भी चीज जब अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है बिना ऊर्जा की खपत की ओर, तो उसको कहते हैं विसरण, ठीक। अब सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में, मतलब किसी भी दो पदार्थ के विभिन्न कण हैं, जब वो आपस में मतलब स्वतः अपने आप, एक तो अपने आप हो रहा है, मतलब स्वतः, जैसे वहां कहा था मैंने ऊर्जा की कोई भी खपत नहीं होगी, अपने आप काम होगा, स्वतः एक दूसरे में मिलना चाहते हैं या फिर मिलते हैं, उस मिलने को क्या कहा जाता है, विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप स्वतः एक दूसरे में मिलना विसरण कहलाता है। वहां क्या था, वहां की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चीजें जा रही थी। तो सिंपल वही हो रहा था ना कि सर एक जगह कंसंट्रेशन सांद्रता ज्यादा थी, वहां से वो अपने आप चलते हुए कहां पहुंच गई, जहां पे सांद्रता कम थी। तो अगर मान लो एक कमरे में तुमने अगरबत्ती जलाई है, तो इसका मतलब कि हवा के कण मौजूद है कि नहीं है वहां के आसपास में। एक कमरे में सभी जगह हवा के कण मौजूद होंगे, लेकिन तुमने अगरबत्ती अगर एक जगह जलाई है तो वहां पे अगरबत्ती में जो सुगंध मौजूद है वो वहां पे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, और दूसरे कोने में कम होगी। तो एक जगह सांद्रता ज्यादा है, दूसरी जगह सांद्रता कम है, तो वहां से वो अपने आप चलती हुई चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, और उसी को हमने क्या नाम दिया, विसरण कहा है। तो चीजें वही है, बस कहने का नजरिया थोड़ा सा अलग बदल गया है कि अब हम कह रहे हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप स्वतः एक दूसरे में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे कि हमने अगरबत्ती जलाई तो हवा के कणों में क्या मिल गया, सुगंध मिल गई। मम्मी घर में खाना बना रही तो जो खाने की महक थी वो हवा के साथ मिल गई। आपने परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक, तो परफ्यूम भी था वो किसके साथ मिल गया, हवा के कणों के साथ। तो कहीं ना कहीं दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और वो अपने आप मिल रहे हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। तो वही कहा गया है कि विसरण, और इसलिए जान लीजिए विसरण इसलिए होता है क्योंकि एक पदार्थ के गतिशील कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। और ये चीज पहले ही बता चुका हूं मैं, चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के बीच में स्थान मौजूद होगा, रिक्त स्थान मौजूद होगा। अब वही रिक्त स्थान डिपेंड करता है किसमें कितना ज्यादा होगा। जिसमें रिक्त स्थान जितना ज्यादा होगा उसमें विसरण उतनी ही तेजी से होगा। जैसे कि गैसों के पार्टिकल में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, मतलब जो भी जल वगैरह होंगे, और सबसे कम होता है किसी ठोस में। तो विसरण जो होगा वो ठोस में सबसे कम देखने को मिलेगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, और गैसेस में सबसे ज्यादा हमको विसरण देखने को मिलेगा।
तो अब अगर आपको विसरण को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो जो पार्टिकल्स हैं अब वो और तेजी से मूव करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, एंड में विसरण बढ़ जाएगा, मतलब डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मतलब अगर कहीं से ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी इसको तो विसरण अपने आप क्या हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाते हैं। तो अब देखो यहां पर हमने आपके लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं और तीनों को जरा समझते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाले पॉइंट के अंदर ही आएगा। तो हेडिंग डालिएगा क्रियाकलाप द्वारा प्रमाण। तो पहला है क्रियाकलाप नंबर 1.3 अगरबत्ती का। बुक में देखते जाइए, बुक में ये ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। देखो तो सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने अगरबत्ती को जलाया, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि जब एक अगरबत्ती है और वो अगरबत्ती बुझी हुई है, जली नहीं है, ठीक है। मान लो हम अगरबत्ती खरीद कर लाए मार्केट से और काफ़ी अच्छी वाली स्मेल है अगरबत्ती की, लेकिन हमको बिना जलाए अगरबत्ती की स्मेल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अगरबत्ती को दूर रह करके स्मेल लेंगे कि पास में ला करके। ऑब्वियसली ना कि अगरबत्ती जली नहीं है, अगरबत्ती को अगर हमने जलाया नहीं है तो हम अगरबत्ती को अपने पास ला करके स्मेल लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ ला करके सूंघेंगे, अच्छा अगरबत्ती अच्छी महक रही है। लेकिन अगर मान लो वही अगरबत्ती को हमने जला दिया तो अगरबत्ती दूसरे कमरे में जल रही होगी लेकिन हमारे कमरे में भी स्मेल आ जाती है। तो सिंपल हुआ ये है कि बुझी हुई अगरबत्ती की महक के लिए उसके पास जाना पड़ता है हमको, जबकि जली हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक अपने आप फैल जाती है। बुझी हुई अगरबत्ती है उसकी स्मेल हमारे पास तक नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर वही जलती अगरबत्ती है तो उसकी स्मेल हमारे पास तक आ जाती है। तो इस बात का निष्कर्ष क्या निकला, इस बात का मतलब क्या है कि सिंपल ये है कि कोई भी चीज़ गर्म करने पर, अगर अगरबत्ती को हम जला रहे हैं तो जो सुगंध के कण हैं, जो भी उसमें फ्रेगनेंस वाले पार्टिकल्स होंगे, उनकी क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वो तेजी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, और तेजी से मूव करेंगे तो हवा में तेजी से फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, फैलेंगे ना। तो सिंपल यही है, अगर आपने तापमान बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब सर जी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, आपकी गति बढ़ जाएगी कि नहीं। और जब गति बढ़ गई तो एक बात बताओ, डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जो विसरण की गति है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो अगर आपको विसरण की गति को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना होगा, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ानी होगी आपको। और अगर इसको बढ़ाना है तो क्या देना पड़ेगा आपको, तापमान देना पड़ेगा। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर तापमान दिया आपने तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगा, विसरण बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। स्याही और शहद का एग्जाम्पल लिया हमने कहा है कि पानी में स्याही की बूंद अगर स्याही की बूंद शहद की तुलना में बहुत तेजी से फैलती है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। आप एक काम करो, पानी लो 2 गिलास, एक गिलास में आप इंक डालो और दूसरे गिलास में आप शहद डालो। देखो पानी की जो बूंद है वो आपको पानी को छूना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपने उसमें डाली इंक और उसमें डाल दी शहद, देखना शहद वाली जो बूंद होगी वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगी और कंपेयर टू शहद वाली बूंद से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शहद होती है, ठीक, जो शहद होती है उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है विस्कोसिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है कि सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई गाढ़ापन जिसको कहा जाता है, गाढ़ापन। तो बात बताओ, शहद ज्यादा गाढ़ा है कि इंक ज्यादा गाढ़ी है? शहद ज्यादा गाढ़ा है, तो जो जितना ही गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे मूव करेगा, उतनी ही धीरे वो गति करेगा। सिंपल है ना कि अगर आपको दौड़ना है, मैं कह दूं कि आप पानी में दौड़ो और वही मैं क्या कह दूं कि चाशनी का एक पूरा वो तैयार करा दूं, तो बताओ किसमें आप दौड़ लोगे आसानी से, पानी में। लेकिन अगर मैं आपको चीनी वाले पानी में दौड़ने के लिए तो आप तेजी से नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि चीनी चिपचिपी होगी, आपको ज़्यादा रोकेगी। तो सिंपल यही है कि जो चीज़ जितनी ही पतली होगी वो उतनी ही तेजी से दौड़ेगी, उतनी तेजी से गति करेगी, और जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी उसमें गति उतनी ही धीमी हो जाएगी।
तो अलग अलग पदार्थों के कणों की गति अलग अलग होती है और ये निर्भर करता है इस बात पर कि उनके कण आपस में कितने जुड़े जुड़े हैं या कितने दूर दूर हैं, और यह विसरण की दर को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अगर वो कण आपस में बहुत कम होंगे, आपस में ज़्यादा जुड़े होंगे, गति कम होगी, तो आप बताओ विसरण भी धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा। और अगर वो जितना ही फ्री होंगे उतना ही विसरण तेजी से होगा। समझ में आ गया। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो है कि गर्म और ठंडे पानी का। तो हमने क्या किया है, हमने लिया है कॉपर सल्फेट। क्या लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का। आपके लिए एक छोटा सा काम, एक सवाल, आप कॉपर सल्फेट का कलर बताएंगे हमको कमेंट में कि कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को जब आप ठंडे पानी में डालिए, फिर आप गर्म पानी में डालिए, तो आप यह देखेंगे कि ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में तेजी से घुलता है और फैलता है। कॉपर सल्फेट को जब आप गर्म पानी में डालेंगे तो उसमें तेजी से वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जब ठंडे पानी में डालेंगे तो काफ़ी धीरे मिक्स होगा। ऐसा आप शहद के साथ देख सकते हैं कि शहद को अगर आपको जल्दी घोलना है पानी में, तो गर्म पानी में शहद जल्दी घुल जाता है, लेकिन ठंडे पानी में वही वो धीरे घुलता है, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि तापमान अगर ज़्यादा होगा तो कणों की ऊर्जा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो क्या ज़्यादा होगा, उनका डिफ्यूजन। तो वही लिखा है कि तापमान अधिक होने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विसरण की दर भी बढ़ जाती है। तो सिंपल साफ शब्दों में वही लिखा हुआ है कि अगर आपको गतिशीलता को बढ़ाना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर ऊर्जा दे दी तो गतिशीलता बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ जाएगा, फिर विसरण की दर बढ़ जाएगी। तो दूसरा बात यहाँ पे ये बताता है कि पदार्थ कणों में जो दूसरा अभिलक्षणी गुण है वो है उनकी निरंतर गतिशीलता। पहला ये था कि उनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, उनके जो कण होंगे उनमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा गैप पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा। और दूसरा कि उनके जो भी कण होंगे वो क्या करते रहेंगे, निरंतर गति करते रहेंगे। और यह चीज हमने 3 एक्सपेरिमेंट से समझ ली। पहला हमने अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट देख लिया, दूसरा स्याही और शहद का देख लिया, तीसरा गर्म और ठंडे पानी का भी हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आखिरी वाले पॉइंट पर चलते हैं। चलो देखो, अब सीधा आखिरी वाले पर आते हैं। रिक्त स्थान देख लिया, निरंतर गतिशीलता देख ली, अब बात करते हैं परस्पर आकर्षण की। तो होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी मौजूद होता है। अब रिक्त स्थान मौजूद है तो इसका मतलब थोड़ी सी जगह मिलेगी उनको इधर उधर टहलने घूमने के लिए, तो आप अपने स्थान पर रह करके या फिर इधर उधर क्या करेंगे, वो गति करेंगे। अब उनको कोई तो ऐसी ताकत होगी ना जो उनको दूर जाने से रोकती होगी। मतलब गति कर रहे यार तो दूर चले जाने चाहिए, भाई मैं हिल रहा हूँ, बाजा उधर ठोकर मारा उधर चला गया, इसको मारा उधर चला गया, लेकिन कोई ऐसी ताकत तो होगी ना जो उनको बांध करके रखी हुई है। वरना भाई जब पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, पानी उड़ गया, खत्म, पानी पानी में ही उड़ गया, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी ताकत है, कोई ना कोई ऐसा आकर्षण बल है जो उनको आपस में क्या कर रहा है, जोड़ करके बांध करके रख रहा है। तो वही कहा गया है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ बांध कर रखता है। इस आकर्षण बल की प्रबलता हर पदार्थ में अलग अलग होती है। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो ताकत होती है, वो हर पदार्थ में अलग अलग होती है। मुर्गे शांत हो जाओ ना, काट के खा जाऊंगा तुझे आज मैं। सावन खत्म हो चुका है। चलो, तो हम क्या कह रहे थे कि इस आकर्षण बल की जो प्रबलता होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि अगर हम बात करें किसी ठोस चीज की, जैसे लोहा हो गया, ठीक, जैसे मान लो लोहा वगैरह हो गया, तो लोहे वगैरह को काटना मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह अगर आपको पेपर काटना हो, लकड़ी काटनी हो, आसान है, ठीक। उससे भी कम आसान है क्या काटना, पानी। पानी लिया काट दिया कैंची से, ऐसा होता है? नहीं। होता क्या है कि इन कणों को आपस में बांध करके रखने के लिए एक ताकत की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जनरली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है परस्पर आकर्षण। और ये हर पदार्थ में अलग अलग होता है। इसकी जो प्रबलता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो हर पदार्थ में अलग अलग होती है। जैसे कि ठोस में ये सबसे ज्यादा होता है, ठोस में ये सबसे ज्यादा होता है, तरल में उससे कम होता है, ठीक। अब तरल पदार्थ में हमारे कई सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके तरल के बाद मान लो गैस है, तो गैस में ये सबसे कम पाया जाता है।
तो ठोस में यह इसकी प्रबलता सबसे अधिक होगी, तरल में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर पहला एक्टिविटी दी गई है 1.6 मानव श्रृंखला का खेल। इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, तो अगर आप एक दूसरे को इससे लॉक करके पकड़ो, मतलब एक ऐसे पकड़ो, फिर दूसरा वाला व्यक्ति आकर के ऐसे पकड़ के जाए आपको बगल बगल से, ठीक, और उसको टाइटली बांध करके रखो आप, तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसको तोड़ने आएगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपकी हड्डी तोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के आप दूसरे अलग होगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि चेन जितनी ही ज़्यादा पकड़ करके बनाई गई होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, जितनी ही कसकर पकड़ी हुई श्रृंखला होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर मान लो कोई श्रृंखला ऐसी बनाई गई, इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी ताकत देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसको तोड़ना हो तो तुरंत कट्टे से टूट जाएगा। तो वही कह रहा है कि कसकर पकड़ी हुई श्रृंखला को तोड़ना सबसे मुश्किल, हाथ पकड़कर बनाई गई श्रृंखला को तोड़ना उससे आसान, और सिर्फ उंगली के सिरे से छूकर बनी श्रृंखला को तोड़ना सबसे आसान होता है। यह दर्शाता है कि कण, जिनको हमने विद्यार्थियों के द्वारा बताया हुआ है, जिनसे जितने अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होंगे उन्हें अलग करने के लिए उतनी ही कठिन होगी। मतलब वो एक दूसरे के साथ जितनी ही ताकत से जुड़े होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ताकत आपको लगानी पड़ेगी। इसका सिंपल ऐसे समझ लो कि जितनी ही एनर्जी उनमें होगी उतनी ही एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी उनको तोड़ करके अलग करने के लिए। और ठीक इसी तरह पदार्थ के कणों के बीच भी क्या होता है, आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है 1.7, ये बता रहा है कि ठोस वस्तुओं को तोड़ने का प्रयास कीजिए आप। जैसे कि रबर बैंड और चॉक की तुलना में लोहे की कील को काटना या तोड़ना बहुत अधिक कठिन होता है। आपको मैंने एक कील दे दी, लोहा दे दी, मान लो यही मार्कर ही है, इसको तोड़ने के लिए कहूँ भैया तो मुश्किल है तोड़ना इसको, लेकिन वही चॉक दे दूँ, रबर बैंड दूँ, उसको पट्ट से तुरंत करके तोड़ दोगे, पट्ट से करके। तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा उनको तोड़ने में उतनी ही आपको आसानी होगी, और वही अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उनको तोड़ने में उतनी ही आपको कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। तो ये कहता है कि इससे पता चलता है कि लोहे की कील के कणों के बीच आकर्षण बल चॉक या रबर बैंड के कणों के तुलना में बहुत ही अधिक होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सर जी जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपको ताकत देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। समझ में आ गया इतना? इसको नोट कर लो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और उसको भी समझा दे रहे हैं हम, मिटा दें। चलो, ये हो गया क्रियाकलाप दूसरा। अब इसके बाद नोट कर लो क्रियाकलाप नंबर तीसरा। नहीं नोट किया था तो वीडियो को बैक करके या उसी समय पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। इसी में लिखना, ये दूसरे के बाद तीसरा वाला है। तीसरा ये क्रियाकलाप 1.8, ठीक। इसको लिखना, जल की सतह को काटना, ठीक। तो इसमें लिखो उंगली से पानी की सतह को काटने का प्रयास, को मार्कर चेंज कर लें जरा, काटने का प्रयास करने पर वह कटती नहीं है, बल्कि उंगली हटाने पर सतह फिर से जुड़ जाती है। मान लो कोई पानी है, पानी की सतह, आप उसको उंगली से काटने का प्रयास कर रहे हो,
तो भैया ये रहा पानी, आपने उंगली से काटने का प्रयास किया इसको, ये उंगली है आपकी, तो होगा क्या भैया, उतने दूर का पानी तो हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उंगली हटाओगे वो वापस सतह पूरी तरीके से जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है। तो वही कह रहा है कि उंगली से पानी की सतह को काटने का प्रयास करने पर वह कटती नहीं है, बल्कि उंगली हटाने पर सतह फिर से जुड़ जाती है। और इसका निष्कर्ष, इसका कारण ये होता है कि पानी के कणों के बीच, पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल उन्हें एक साथ खींचकर रखता है, जिस कारण उसकी सतह नहीं कटती। ठीक है, तो आखिरी लाइन ये कह रही है कि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो उन्हें एक साथ खींचकर रखता है, और उसी कारण से उनकी सतह कटती नहीं है, बल्कि वो आपस में आकर के फिर से क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमको। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सारे आपके एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में उसको हम डील कर लेंगे। सारे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सबको एक लेक्चर में ही देख लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप